अनदेखी लाइव के एक्सक्लूसिव शो अनदेखी कहानी में आज हम एक ऐसे शख्सियत से रूबरू होने जा रहे हैं जो अपने आप में एक महान उदाहरण है ज्ञान और सिद्धि का। डॉक्टर बिंदा सिंह बिहार की एक ऐसी बेटी हैं जिन्होंने क्लिनिकल साइकोलॉजी को न सिर्फ अपना पेशा बनाया बल्कि बिहार में क्लिनिकल साइकोलॉजी को एक अलग पहचान दी। यदि कहा जाए कि आज क्लिनिकल साइकोलॉजी के नाम पर डॉक्टर बिंदा जी का नाम ही लिया जाता है तो गलत नहीं होगा। डॉक्टर बिंदा जी ने कई बार पटना दूरदर्शन, आकाशवाणी और राज्य के अन्य चैनलों पर अनेक कार्यक्रमों में भाग लिया है। पिछले 15 वर्षों से हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, प्रभात खबर जैसे प्रतिष्ठित अखबारों के लिए अपने विचारों को साझा करती रही हैं, जिससे अखबार पढ़ने वाले लोगों में जागरूकता आती है। इनकी लिखी पुस्तक डॉक्टर मैं क्या करूं को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी सारे अवार्ड्स एवं सम्मान से नवाजा गया है। आइए सुनते हैं इनकी अनदेखी कहानी, इन्हीं की मुँह ज़बानी। नमस्ते, नमस्कार, प्रणाम। आप सभी का स्वागत है अनदेखी लाइव के एक्सक्लूसिव शो अनोखी कहानी में। मैं हूं आपकी दोस्त जया अग्रवाल। आज कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित है एक खास मेहमान डॉक्टर बिंदा सिंह जी, जो कि एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है। पटना बिहार क्या पूरे हिंदुस्तान में ये किसी परिचय का मोहताज नहीं है। आज के इस सफर के बातचीत में आइए मिलते हैं इनसे। अनदेखी लाइव के इस कार्यक्रम में आज की इस कड़ी में हम स्वागत करते हैं अपने मेहमान का। सबसे पहले तो बिंदा जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। जी नमस्कार। आप डॉक्टर जी, बिंदा जी, सबसे पहले आप हमें अपने बारे में 2 शब्द बताएं। मेरा नाम डॉक्टर बिंदा है, जैसा कि आप भी जानती हैं और बताया। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ और मेरा साइको थेरेपी सेंटर पटना में चलता है और बहुत सारे एनजीओ से जुड़ी हुई हूँ। कॉलेज में क्लासेस भी लेती हूँ, बच्चों के सेमिनार करवाती हूँ, ट्रेनिंग देती हूँ और सामाजिक कार्य में भी मेरी काफ़ी रुचि रहती है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि मैं करीब 25 साल से कॉलमिस्ट हूँ हिंदुस्तान की, दैनिक जागरण की, प्रभात खबर की। हिंदुस्तान का मेरा कॉलम मन की उलझन, दैनिक जागरण में सवाल आपके जवाब हमारे, और प्रभात खबर में ये भी जानिए, हेल्दी लाइफ और बहुत सारे साइको सलाह करके मेरे कॉलम अभी भी चल रहे हैं और काफ़ी दिनों से चले आ रहे हैं। आपका इस फील्ड में रुझान कैसे और कब बढ़ा? कोई ऐसी घटना हुई या किसी से आप इंस्पायर हुई? जया जी, इसमें मेरी काफ़ी रुचि का कारण आपने जानना चाहा। तो हमने जब पढ़ाई की तो मेरे मन में बहुत था कि लोग बहुत परेशान रह रहे हैं, घरों में लड़ाई झगड़ा हो रही है, बच्चों को कोई समझ। मेरे को लगा कि नहीं, हमने इतनी पढ़ाई करी है और इस फील्ड को लेके मैंने चुना है। और जिनके अंडर में मैंने पीएचडी किया वो पटना के बहुत ही नामी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हुआ करते थे, शायद इकलौते थे बिहार के। उनके अंडर में जब मैंने पीएचडी किया तो मेरे अंदर में उस समय था कि नहीं, आज लोगों की परेशानियां बढ़ी हैं, घरों में बहुत तनाव होता है, लोग शराब पी के मारपीट करते हैं। तो हम सिर्फ कॉलेज में पढ़ाना या लोगों को बताना जरूरी ना समझ के मेंटल हेल्थ पे काम करने का मेरा शुरू से ही मन रहा। हाँ, ये बात है, कुछ समय लोगों में जागरूकता नहीं थी, लोग समझ नहीं पा रहे थे। लेकिन मेरे लिए प्लस पॉइंट ये था कि जब हमने अपनी शुरुआत की क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के थ्रू अपने एडवांस साइकोथेरेपी को, तो हिंदुस्तान अखबार को मैं धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने मेरे कॉलम में मेरे नंबर को दिया और मैं दर्शकों से, श्रोताओं से या हमारे जो ऑडियंस है उनसे मैं काफ़ी जुड़ती गई। और आज 16-17 साल तक वो कॉलम चला, जो पूरे बिहार में काफ़ी पॉपुलर रहा और हर फ्राइडे को आता था। तो ये मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद हुआ। उसके बाद कारवां कहते हैं ना, चलते हैं और चलते रह जाते हैं। जब एक को फ़ायदा होता है तो दूसरे आने लगते हैं। और लोग बहुत परेशान थे उस समय। ऐसा नहीं कि परेशानी आज है, परेशानी उस समय भी थी, लेकिन लोग बोलते नहीं थे। उनको लगता था अरे कहाँ जाएँ, कोई मेंटल थोड़ी है कि साइकोलॉजिस्ट से मिलें, साइकियाट्रिस्ट से मिलें। तो ये विचार पहले भी थे, लेकिन हमने कोशिश करी कि जागरूक लोगों को करें कि अगर आपका शरीर बीमार होता है तो आप डॉक्टर के यहाँ जाने में कोई संकोच नहीं करते हैं। तो आपका मन बीमार होता है तो क्यों शर्माते हैं। तो उस बात को लोगों ने समझने की कोशिश की। आज लोगों में जागरूकता बढ़ी और ये बहुत ही मेरे लिए खुशी की बात है और लोगों के लिए भी, कि आज बच्चों की समस्याओं को लोग लेके आते हैं, पारिवारिक कलह को लेके आते हैं, नशे में हैं उनको लेके आते हैं, और जो मेंटल में प्रॉब्लम में हो गए उनको भी लेके आते हैं। एज अ साइकोलॉजिस्ट आपने इस करियर को
35 साल दिए। तो हमें ये बताइए, शादी से पहले आपके फैमिली का, आपके घर परिवार का, और शादी के बाद आपके हस्बैंड का, आपके ससुराल वालों का आपको कितना सपोर्ट मिला? हाँ जिया जी, आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है। शादी के पहले की बात करें तो मेरे अभिभावक जो थे आर्मी से आते थे और हमारे यहाँ बड़ा डिसिप्लिन रहता था। और मेरा प्लस पॉइंट ये है कि हमारे घर में, जबकि हमारे ज़माने में भी लड़कियों को उतनी प्राथमिकता नहीं दी जाती है कि आप हायर एजुकेशन करें, बाहर जाएं, लेकिन चूंकि आर्मी फैमिली में तो डिसिप्लिन था और हमारे घर का था कि बच्चियों को, लड़के हो या लड़की, दोनों को अपना कैरियर बनाना है। तो ये मेरे लिए बहुत प्लस पॉइंट रहा है, हमेशा एक सपोर्ट फैमिली का मिला। शादी के बाद एक पॉलिटिकल फैमिली में गए जहाँ पर लोगों को लगा कि नहीं, हर चीज़ तो है, इस फील्ड में क्यों जाना है, कॉलेज तो बहुत बढ़िया है। जैसे पहले लोगों का कॉन्सेप्ट था महिलाओं को सिर्फ कॉलेज में जाना है या डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बनने की इच्छा तो मेरी शुरू से थी, लेकिन इस फील्ड में डॉक्टर बनना मेरे लिए एक बहुत मायने रखता था। मैंने भी कोशिश में कोई कमी नहीं छोड़ी। हाँ, हस्बैंड का सपोर्ट मिला और बिना सपोर्ट का तो कोई महिला आगे बढ़ ही नहीं सकती है। तो ये सपोर्ट मेरे लिए बहुत काम आया, क्योंकि जो मेरा फील्ड था लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि लोगों का कहना था कि कौन आता है, सब जाएंगे साइकियाट्रिस्ट के पास, सब क्यों आपके पास आएंगे। लेकिन मैंने अपने धैर्य को नहीं खोया और मैं इसमें लगी रही। और मैं तो आगे जनरेशन को भी कहूँगी कि पेशेंस लूज नहीं करना है। अगर आपने कोई गोल लेके अपना काम शुरू किया है तो आगे आप बढ़ते जाएंगे, कारवां बढ़ता चला जाएगा। डॉक्टर साहिबा, बातचीत की ज़रूरत हर इंसान को अपने जीवन में होती है, पर वो उनके मन में जो उथल पुथल चल रहा है उसके लिए सलाह किससे ले, ये हम कैसे तय करें? हाँ जी, आपने बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि आज इंटरनेट की दुनिया में जी रहे हैं, या पहले से भी लोग, परेशानियां तो हर घर में होती हैं, बच्चों को होती हैं, महिलाओं को होती हैं, वर्किंग प्लेस में होती हैं। मतलब लाइफ स्टाइल जो हमारा जितना भी फास्ट होता है उतना ही ज़्यादा हम अपने आप परेशानी महसूस करते हैं। लोगों को लगता है कि अरे परेशानी ही तो है, ठीक हो जाएगा, लेकिन ये बढ़ता कब चला जाता है पता तब चलता है जब लोगों की मानसिक स्थिति खराब हो जाती है। जैसे घर में बच्चे हैं, पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, अग्रेसिव हो रहे हैं, महिलाएं डिप्रेशन में जा रही हैं, कोई उनको सपोर्ट नहीं करता है, इमोशनल सपोर्ट नहीं, उनको समझ में नहीं आता है कि आखिर जाए तो जाए कहाँ। तो सबसे बड़ी चीज़ हम आपके माध्यम से ये कहना चाहेंगे कि परेशानियाँ साझा करने से कम होती हैं। हम कोई भी परेशानी हो अपने घर में अगर साझा करते हैं, अपने माँ बाप से बताते हैं तो बहुत हद तक ठीक होता है। लेकिन जब परेशानी का स्तर बढ़ जाता है, तनाव बढ़ जाता है, डिप्रेशन बढ़ जाता है, हो सकता है कि आपके परिवार वाले इसको नहीं समझ पाते हैं। ऐसे में आपको अगर किसी प्रोफेशनल का सहायता लेना पड़े तो उसमें संकोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज जिस लाइफस्टाइल में हम गुजर रहे हैं, अगर घर में लोग नहीं समझा पा रहे हैं तो अगर प्रोफेशनल के पास जाते हैं तो शायद उनकी भावनाओं को वो समझते हैं, क्योंकि वो उन्हीं के लिए बने हुए हैं। तो बहुत हद तक उससे निकाला जा सकता है, क्योंकि अभी आप आज के समय में छोटे बच्चे से लेके महिला, बुजुर्ग, हर व्यक्ति किसी न किसी तनाव से गुजर रहा होता है। और ऐसे में अगर किसी प्रोफेशनल के पास अगर वो खुल के अपनी बात को करते हैं, कुछ बातें तो बातचीत में ही सुलझ जाती है, कुछ के लिए बहुत सारे थेरेपी होते हैं, जैसे साइकोथेरेपी, बिहेवियर मॉडिफिकेशन, स्टॉप थेरेपी, कॉग्निटिव थेरेपी, बहुत सारे थेरेपी हैं जो पर्सन टू पर्सन वैरी करता है किसके साथ कब करना है। फैमिली थेरेपी, मान लो किसी महिला को डिप्रेशन है तो अगर हम उसको काउंसलिंग करते हैं, उसके साथ साथ उसके परिवार वाले को भी इन्वॉल्व करना पड़ता है, क्योंकि प्रॉब्लम जो होता है वो सिर्फ उसी से नहीं होता है, उसके प्रॉब्लम के पीछे उसकी तह जो होती है, उसके पारिवारिक बैकग्राउंड होती है, उसका जो सराउंडिंग होता है, तो उन सब चीज़ों पे हमें जाके फिर से फोकस करना होता है और निकालने की कोशिश करनी। लोगों का अक्सर देखा गया है कि कॉन्सेप्ट होता है, अगर वो तनाव में है या डिप्रेशन या फिर उनकी मानसिक स्थिति खराब हो तो उन्हें ऐसा लगता है कि अगर हम डॉक्टर के पास जाएंगे या हम किसी स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे तो वो हमें मेडिसिन दे देंगे। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि कितने % केस ऐसे होते हैं जो सिर्फ बातचीत से ही सुलझ जाते हैं, या जिन्हें बहुत ज़्यादा किसी थेरेपी की या और चीज़ों की ज़रूरत होती है, मेडिसिन तक जाने वाले कितने % पेशेंट होते हैं? हाँ जी, पहले आपने जो कहा कि आखिर कब डॉक्टर के पास जाएं और कब दवा करें। लोगों का कॉन्सेप्ट है कि दवा ही खानी पड़ेगी इसलिए हमें क्यों जाना है, पर ऐसा नहीं है। बहुत सारी परेशानियां होती हैं, जैसे बच्चों को पढ़ाई के लेके, घर में आर्थिक मतलब
तनाव या जिस भी कारण से भी घर में कलह होना, ये सब चीज़ें होती हैं। तो जो छोटी छोटी परेशानियां होती हैं उससे घबराने के बजाय आपको साइकोथेरेपी, कॉग्निटिव थेरेपी बहुत कारगर होता है। फैमिली काउंसलिंग बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि जब शुरुआती दौर में बहुत सी बीमारियों को हम अच्छे तरह से एक सही गाइडलाइन देते हैं, उनकी काउंसलिंग होती है और बहुत तरीका होता है इसका। ऐसा नहीं कि सिर्फ टॉक थेरेपी होता है, उसके साथ बहुत सारे साइकोथेरेपी होते हैं, अलग अलग व्यक्ति पे निर्भर करते हैं। लेकिन जब आप बहुत दिन तक अपने आप को छुपा के रखते हैं, बीमारी बढ़ जाती है मानसिक, तब ऐसी स्थिति में आपको हो सकता है कि डिल्यूजन हो, हालुसिनेशन हो, आप सेल्फ कंट्रोल ना कर पाएँ, एक ऐसी दुनिया में चले जाएं जहाँ से निकलना आपके लिए मुश्किल होगा। तो वैसी स्थिति में दवा का इस्तेमाल किया जाता है, साइकियाट्रिस्ट करते हैं। लेकिन सच पूछिए तो साइकियाट्रिस्ट और साइकोथेरेपिस्ट दोनों मिलके जो ट्रीटमेंट होता है वो बहुत ही कारगर होता है, क्योंकि मेडिसिन की स्थिति तब होती है जब स्थिति बहुत भयावह हो। और शुरुआती दौर में ही अगर हम बिना डरे लोगों के बारे में सोचे, लोग क्या कहेंगे, इन सब चीज़ों से अपने को निकाल के अगर हम आते हैं, पहले की बात करें तो पहले लोग शर्माते थे। ऐसा नहीं मेरे पास नहीं आते थे, 30 साल पहले भी आते थे, लेकिन लोगों के मन में था अच्छा किसी को बताइएगा मत। लेकिन आज खुशी हो रही है कि लोग खुल के आते हैं और कहते हैं कि मेरे घर में ये प्रॉब्लम, मेरी वाइफ बात नहीं कर रही है, मेरे बच्चे आइसोलेट हो गए हैं, सोशल डिसऑर्डर है, फोबिया है, ऑब्सेशन है। तो ये चीज़ें एक तरह से मैंने अपने आप को महसूस किया कि बहुत लोग जागरूक हुए हैं और ये लंबा प्रोसेस था। और आपके माध्यम से ये बताना चाहेंगे कि परेशानियां सबको होती है, मुझे और आप सबको। अगर थोड़ा भी किसी के कंधे पे हाथ रख के कहे कि मैं आपके साथ हूँ, तो आधी बीमारी तो वहीं ख़त्म हो जाती है। लेकिन अगर एक प्रोफेशनल के पास आते हैं अपनी परेशानियों को लेके, अगर उनको वो समझता है तो दिल से अपनी भावनाओं को निकाल के वो बहुत हद तक खुद को ठीक कर लेता है और दवा की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। क्यों डरते हैं? आइए और मिलिए, अपनी मतलब परेशानियों को साझा कीजिए। डॉक्टर साहिबा, ये बताइए कि संगीत एक साधना है और खुद में संगीत की एक पूरी दुनिया है। जब हमारे मन की स्थिति बिगड़ती है, संगीत के चूंकि बहुत सारे रूप है, बहुत सारे फ्लेवर है, तो क्या संगीत थेरेपी हमें इस स्थिति से बाहर निकाल सकता है? हाँ जया जी, आपने बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि म्यूजिक थेरेपी किसी को मानसिक रूप से स्वस्थ होने के लिए एक बहुत बड़ा कारगर सिद्ध होता है। हम लोग भी कहते हैं जब मानसिक रूप से परेशान होते हैं तो कहते हैं कि किसी हिल स्टेशन पे चले जाइए जहाँ झरनों की खूब मधुर ध्वनि आती हो और चिड़ियों की कलकलाहट, बड़ी प्यारी प्यारी मधुर ध्वनि आपको बहुत हद तक निकाल सकता है। और जब भी परेशान होता है तो अच्छी सी म्यूजिक सुने, क्लासिकल म्यूजिक तो और भी आपको इससे निकालने में कारगर होता है। तो कहीं ना कहीं अगर आज के मतलब परिवेश में देखें तो म्यूजिक थेरेपी सबसे बढ़िया होता है, जो लोगों को मानसिक रूप से स्वस्थ करने के लिए बहुत ही कारगर होता है। डिप्रेशन के पेशेंट को हम लोग तो सबसे पहले कहते हैं कोई अच्छी म्यूजिक क्यों नहीं सुनते हैं, अपने क्लासिकल जो आपके जो शौक थे उसको क्यों नहीं पूरा करते हैं। आपके रियाज से आपके अंदर एक मोटिवेशन आएगा, आप एक योगा का जो रोल होता है आपके क्लासिकल म्यूजिक से ही पूरा हो जाएगा। तो म्यूजिक थेरेपी तो हमको लगता है बच्चे से लेके बड़े तक सबकी जरूरत है। डॉक्टर साहिबा, एक बात बताइए, हम लोग कहते हैं वर्किंग वूमन, बहुत प्राउड फील होता है जब कोई इन शब्दों का यूज़ करता है, लेकिन वर्किंग वूमन को दोहरी ज़िंदगी जीनी होती है। घर के परिवेश को भी देखना होता है और ऑफिस भी देखना होता है, और ऐसे में जैसा कि आपने बताया आप सामाजिक कार्य भी करती है, तो बहुत बिजी शेड्यूल होता होगा। आप घर, ऑफिस, समाज सब एक साथ लेकर कैसे चलती है? सही कहा आपने, एक महिला वर्किंग भी होती है और अपने परिवार को भी लेके चलना पड़ता है। सबसे बड़ी चीज़ है कि जो महिला एक्टिव होती है ना, वो दोनों को बड़े अच्छे से निभाती हैं, परिवार को भी और अपने काम को भी। शायद मैंने भी यही किया, मेरे बच्चे आज अच्छा कर रहे हैं तो इसके लिए कहीं ना कहीं लगता है हमने उनको भी नहीं इग्नोर किया और अपने काम को भी प्राथमिकता दी। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर कोई महिला अपने क्षेत्र में आगे बढ़ती है, बहुत सी परेशानियाँ आती हैं, परेशानियाँ उनके पावर को कम नहीं करती है, क्योंकि उनके मनोबल को कम करना तब होता है जब वो उनके अंदर कार्य क्षमता कम हो जाती है। लेकिन अगर आदमी को कोई विश्वास है कि मुझे ये करना है, तो एक महिला कहीं भी जा सकती है, किसी भी क्षेत्र को अपना एक मतलब एक ऐसा बना देती है कि लोग उसको देख के कहें कि आपको भी ऐसा बनना है। तो मुझे लगता है कि जो महिला वर्किंग होती हैं वो अपने परिवार को भी बहुत बैलेंस तरीके से चलाती हैं, तभी तो महिलाएं आज स्ट्रांग हो रही हैं। हर महिला को देखिए, आज हम लोग सबको कहते भी हैं कि आगे बढ़ो,
क्योंकि जब तक आप आगे नहीं बढ़ोगे परिवार आगे नहीं बढ़ेगा। एक स्वस्थ परिवार को तभी परिभाषित कर सकते हैं जब वहाँ की महिलाएं बहुत स्ट्रांग होती हैं, क्योंकि महिला स्ट्रांग है तो बच्चों को भी अच्छा से देखेंगी, अपने कार्य क्षेत्र में भी आनाकानी नहीं करेंगी। तो ये मैंने किया और मुझे इस बात के लिए खुद पे बहुत गर्व भी है। और आने वाली जो जनरेशन है उनसे भी कहूँगी कि धैर्य ना खोएं, आपने जो काम शुरू किया है उसको आगे करते रहें। और एक अच्छी चीज़ मुझे लगी कि आज मेरे पास जो बच्चियाँ आती हैं वो कहती हैं मुझे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनना है, तो ये मेरे लिए बहुत प्राउड वाला थॉट आता है कि अरे कम से कम लोगों में इतनी जागरूकता हुई कि और क्षेत्र से हटके डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनना है, तो ये मुझे बहुत खुशी देती है। डॉक्टर बिंदा जी, आप जैसी शख्सियत से मिलकर हमें भी बहुत गर्व होता है। हम चाहते हैं कि हमारे बातचीत का सफ़र और भी यूं ही आगे बढ़ता रहे, लेकिन समय का अभाव होता है। तो आज के इस बातचीत के सफ़र में आपसे बहुत सारी हमें जानकारियाँ मिली, आपने हमें बहुत सारी बातों के बारे में बताया, बहुत सारी चीज़ों को पॉइंट आउट किया, उसके लिए कार्यक्रम की और मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अनदेखी लाइफ के अगले अंक में हम मिलेंगे एक और अनोखी कहानी के साथ। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और आपस में शेयर करें। अगले अंक तक के लिए हम आपसे लेते हैं विदा। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।